اب آپ کو بتائیں سندھ کا 23 खरब रुपए से ज़ायद का बजट कल पेश किया जाएगा। तालीम के लिए 400 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़, महकमा सेहत के लिए 275 अरब रुपए का बजट मुख्तस करने की सिफारिश, महकमे बल्दियात के लिए बजट में 155 अरब रुपए मुख्तस करने की भी तजवीज़। ज़िला तरक्याती प्रोग्राम 30 अरब रुपए से ज़ायद के होंगे। महकमे दाखिला और पुलिस के लिए 170 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। वज़ीर आला मुराद अली शाह असम्बली में बजट पेश करेंगे। आज इस जमानी की रिपोर्ट देखिए। सिंध के बड़े बजट की तैयारियां मुकम्मल। 23 खरब रुपए से ज़ायद का बजट कल पेश होगा। बजट वज़ीर आला सिंध जुम्मा की शाम पेश करेंगे। बजट दस्तावेजात के मुताबिक माली साल 2024 और 25 के सिंध बजट का कुल हजम 2300 अरब से ज़ायद होगा। सिंध बजट में रेवेन्यू का तखमीना 1899 अरब रुपए है। बजट में महकमा तालीम के लिए 400 अरब रुपए, महकमा दाखिला के लिए 170 अरब रुपए, महकमा सेहत के लिए 275 अरब रुपए, महकमा बल्दियात के लिए 155 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह के मुताबिक बजट में तालीम, सेहत, पुलिस, तवानाई, ज़राअत, लाइव स्टॉक और दीगर महकमों में 50,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन की भर्तियों का ऐलान किया जाएगा। नए माली साल के सिंध बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफे का इम्कान है, जबकि सूबाई बजट में नई तरक्याती स्कीमों के लिए कम से कम और जारी तरक्याती स्कीमों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रकम मुख्तस की गई है। आजिज़ जमाली, कराची। अब आपको बताएंगे सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे की तजवीज़ भी शामिल की गई। कम से कम उजरत 35,000 रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़, 50,000 से ज़ायद नई भर्तियों का भी ऐलान किया जाएगा। महकमा तालीम में 3,000 से ज़ायद मुलाजमतें भी शामिल। सोलर के जरिए मुफ्त बिजली फ्राहम करने की तजवीज़। पहले मरहले में 100 यूनिट्स तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान मुतवक्के। दूसरे मरहले में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया जाएगा। सिंध बजट में रेवेन्यू अखराजात का तखमीना 1899 अरब रुपए लगाया गया। बरसों से जारी स्कीमों को तरजीही बुनियाद पर मुकम्मल करने की तजवीज़, कम से कम नई स्कीमें शामिल करने की सिफारिश। वफाकी हुकूमत ने कम अज़ कम तनख्वाह 37,000 रुपये मुकर्रर कर दी है। हुकूमत ने अपना बजट बना लिया है, लेकिन इस तनख्वाह में एक आम नौकरी पेशा आदमी के लिए घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है। इस पर हमारी साथी एंकर महानूर कैसर खग्गा ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं। एक आम आदमी जिसकी माहाना तनख्वाह 37,000 रुपये है, एक मिडिल क्लास इलाके में 2 कमरे के किराए के मकान में रहने वाला शहरी, जिसकी फैमिली में एक अहलिया और 2 स्कूल जाने वाले बच्चे भी शामिल हैं। इसको बिजली, गैस और पानी का बिल भी हर माह भरना है। रोजाना अपने घर से 15 किलोमीटर दूर दफ्तर जाता है, जिसके लिए अपनी 70 सीसी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी भरवाना होता है। अब एक नजर डालते हैं इसकी तनख्वाह में क्या बचता होगा। कराची के मुतवस्सत इलाके में 2 कमरे के सादा मकान का औसत किराया 18 से 22,000 रुपए है। घर का किराया 20,000 रुपए है। तनख्वाह आते ही इसने किराए की अदायगी कर दी। अब बारी आती है बिजली के बिल की। के इलेक्ट्रिक के एनर्जी कैलकुलेटर के मुताबिक बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक अशिया के इस्तेमाल पर तकरीबन 354 यूनिट का इस्तेमाल होता है। के इलेक्ट्रिक के ही टैरिफ कैलकुलेटर के हिसाब से तकरीबन 11,000 रुपए से ज़ायद बिजली के बिल की मद में चले जाएंगे। गैस के यूनिट गर्मी के मौसम के हिसाब से अगर अंदाजन 160 लगा लिया जाए तो तकरीबन 230 रुपए बनता है। पानी का बिल अंदाजन 500 रुपए तक होगा। 2 छोटे स्कूल जाने वाले बच्चे किसी कम फीस वाले तालीमी इदारे में पढ़ते हैं तो फी बच्चा 2,000 रुपए के हिसाब से 4,000 रुपए बनेगा। बच्चों के लंच का खर्चा अगर 2,000 रुपए माहाना भी रख लिया जाए तो यहाँ तक इस छोटे से घराने का खर्चा यहीं तक 37,730 रुपए हो गया। अब बात करते हैं राशन की। राशन में अगर 5 किलो चावल, 10 किलो आटा, कुकिंग ऑयल, दालें और मसाले जात समेत दीगर बुनियादी अशिया खरोनोश का अंदाजन बिल 8,000 रुपए तक बनेगा। दिन भर की अगर मोटरसाइकिल पर अंदाजन मुसाफिर 20 किलोमीटर लगा ली जाए तो ये माहाना तकरीबन 600 किलोमीटर वन साइड बनता है, जो तकरीबन 8 से 10,000 रुपए है, जबकि मोटरसाइकिल मेंटेनेंस की मद में 2,000 रुपए रखे जा सकते हैं। इस तरह से घर का कुल खर्चा 57,000 रुपए के लगभग बनता है। अभी इसमें मेडिकल समेत अचानक आने वाले अखराजात मौजूद ही नहीं।
اس سے ہی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عام آدمی کی زندگی کس قدر مشکل ہے۔ اور اب بات کریں گے وفاقی بجٹ کے سٹاک مارکیٹ پر مثبت اثرات کے بارے میں۔ سٹاک ایکسچینج میں ایک اور تاریخی دن، سال بھر کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ انڈیکس میں 3410 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ انڈیکس 76,208 کی نئی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ تفصیلات دیکھیے ایاز رانا کی رپورٹ میں۔ اسٹاک مارکیٹ میں تاریخی دن، ایک ہی روز میں لمبی چھلانگ، 3000 پوائنٹس کا انصاف پار کر لیا۔ وفاقی بجٹ میں اسٹاک مارکیٹ IMF کے رڈار سے بچ گئی۔ اسٹاک مارکیٹ 3410 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ، 100 انڈیکس بھی 76,208 کی سطح پر بند ہوا، اب تک کی بلند ترین سطح ہے۔ اسٹاک مارکیٹ ماہر شہریار بٹ کا کہنا ہے کہ مارکیٹ پر کیپٹل گین ٹیکس نہیں لگنا خوش آئند بات ہے۔ اب مارکیٹ میں ریکوریز آ رہی ہیں۔ جب بجٹ ہم نے دیکھا تو بجٹ میں اسٹاک مارکیٹ اسپیسیفکلی کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا، یہ کافی خوش آئند بات ہے۔ آفٹر دوسری طرف دیکھ رہے ہیں تو ہم جو دوسری انڈسٹریز ہیں ان کے اوپر کافی زیادہ ٹیکسز لگے ہیں۔ آج کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 73,338 کی سطح تک ریکارڈ ہوا۔ دن کے اختتام پر 425 کمپنیوں کے 63 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا، جس کی مالیت 30 ارب روپے سے زائد کی رہی۔ کیمرامین عبد الواحد کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21۔ اب آپ وفاقی بجٹ سے کوئی خوش کوئی ناراض۔ ایکسپورٹرز نے وفاقی بجٹ کو مثبت قرار دے دیا اور پاکستان فوڈ ایسوسی ایشن صدر راشد صدیقی کا کہنا ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر جو اقدامات کیے گئے ہیں اس سے پیسہ زمین سے نکل کر پھر سے انڈسٹری پر آئے گا۔ اشرف خان رپورٹ کریں گے۔ وفاقی بجٹ پر مختلف رد عمل، کوئی خوش کوئی ناخوش۔ ایکسپورٹرز کا مثبت رد عمل۔ آل پاکستان فوڈ ایسوسی ایشن صدر نے کہا کہ ملک مشکلات میں ہے، اس کو اس سے نکالنے کے لیے بجٹ میں حکومت نے اہم اقدامات کیے ہیں۔ صاف کہا ہے کہ بجٹ میں اقدامات کیے اس کے مثبت نتائج ہوں گے۔ اس وقت ملک کو ایک سال میں 9,700 ارب روپے قرض پر سود کی ادائیگی کرنا ہے، تو ہر صورت ٹیکس آمدنی بڑھانی ہی ہوگی۔ تو جب بزنس کم ہو گیا، آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے 5 سے 10 سال کے اندر کراچی سے بے تحاشا انڈسٹریز جو ہے وہ بند ہو گئیں، اور اس کے علاوہ بے تحاشا لوگوں نے جو لیبر تھی اس کو لے آف کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو ان حالات کے اندر کوئی بہت اچھا بجٹ بنانا ہے کہ ہر آدمی ان کی واہ واہ کرے، نہیں جی کیا بجٹ ہے، بہت اچھا بجٹ ہے، نیکسٹ ٹو امپاسبل۔ لیکن اس بجٹ کے اندر انہوں نے ایک بات جو مجھے لگ رہا ہے کہ اس بجٹ کی وجہ سے آنے والے دنوں کے اندر انڈسٹریز کو تقویت ملے گی، اور جو پیسے انڈسٹریز کے جو پیسے نکل کے ریئل اسٹیٹ میں پارک ہو گئے تھے۔ راشد صدیقی نے کہا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر جو اقدامات کیے گئے اس سے پیسہ زمین سے نکل کر پھر سے انڈسٹری پر آئے گا۔ ایکسپورٹرز اگر منافع حاصل کرتا ہے تو اس کو بھی اس پر ٹیکس دینا چاہیے۔ اس بجٹ کے اندر انہوں نے جس طرح سے ریئل اسٹیٹ کو ڈسکریج کرا ہے، جس طرح سے انہوں نے اپنا کنسٹرکشن انڈسٹریز کو انہوں نے تھوڑا سا ڈسکریج کرا ہے، ایک لوگ 10-10 15-15 پلاٹ لے کے بیٹھ جاتے تھے، تمام انڈسٹریز کے پیسے نکل کے تمام اس کے اندر چلے جاتے تھے، یہ ساری چیزیں اب ڈسکریج ہوں گی، اور مجھے لگتا ہے کہ پیسے دوبارہ نکل کے انڈسٹریز کے اندر آئیں گے، کیونکہ پاکستان کی معیشت کا جو حل ہے وہ صرف اور صرف ایک حل ہے کہ انڈسٹریلائزیشن ریولیوشن از دا اونلی سولوشن۔ آل پاکستان فوڈ ایسوسی ایشن کے صدر نے کہا کہ بجٹ میں مشکل فیصلے ضرور کیے گئے ہیں، مگر یہ ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ایسا نہ کیا تو پاکستان کی معیشت پھر مشکل میں آ جائے گی۔ کیمرامین عثمان کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔ وفاقی بجٹ مہنگائی کا طوفان قرار۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر کہتے ہیں کہ بجٹ جب بھی آتا ہے کراچی والوں کے لیے صرف زبانی جمع خرچ ہوتا ہے، کراچی کے لیے 500 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا جائے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں طاہا ملک اس رپورٹ میں۔ اسلامی نے وفاقی بجٹ کو مسترد کر دیا۔ ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی نے سوال کھڑے کر دیے۔ مونم ظفر کہتے ہیں کہ پورا شہر پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے۔ K4 کے مد میں بھی کوئی رقم مختص نہیں کی گئی۔ K4 کی مد میں کوئی رقم مختص نہیں کی گئی ہے، اور صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ ایک جو ہے وہ یہ بات کر دی گئی کہ جامع ترقیاتی منصوبہ آئندہ پیش کیا جائے گا۔ اب یہ K4 منصوبہ، اس کی کراچی کے لیے کیا اہمیت ہے؟ اس وقت پورا شہر پانی سے بلبلا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا کہنا تھا کہ میونسپل چارجز کے الیکٹرک کے بل میں شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ 4 ارب روپے میں سے 2.5 ارب کے الیکٹرک کو جائیں گے۔ جو چارجز عائد کیے گئے ہیں یہ کراچی والوں کے ساتھ زیادتی ہے، اس کے خلاف جماعت اسلامی عدالتی راستہ اختیار کرے گی۔ 326 ارب روپے کا پہلے دے چکے ٹیکس، 4 ارب روپے کا، اور اس وقت بھی حالات یہ ہیں کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ لوگوں کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ کریں گے۔
اس شہر کے حوالے سے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم اس بات کا حق رکھتے ہیں، کراچی کے شہری اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنے ان مسائل کے حوالے سے پہلے بھی ہم نے آواز بلند کی تھی اور آئندہ بھی ہم آواز بلند کرتے رہیں گے۔ منعم ظفر نے واضح کیا کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے بھی الگ مسائل ہیں، اگر حالات بہتر نہ ہوئے تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ انہوں نے شہر قائد کے لیے 500 ارب روپے کے ترقیاتی پیکیج کے اعلان کا بھی مطالبہ کیا۔ کیمرہ مین گلفام کے ساتھ طہا ملک، کراچی۔ نئے وفاق بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بھاری بوجھ۔ پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے ٹیکس اقدامات پر سوال اٹھا دیے۔ صدر کاشف ممتاز کا کہنا ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا مزید بوجھ ڈالا گیا ہے۔ تفصیلات دیکھیے ایاز رانا کی رپورٹ۔ تنخواہ دار طبقہ FBR کے ٹارگٹ پر نئے مالی سال کے بجٹ میں بھاری ٹیکس عائد۔ پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن نے اقدام کو مسترد کر دیا۔ کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس میں پاکستان ٹیکس بار کے صدر کاشف ممتاز کا کہنا تھا کہ پہلے سے ٹیکس دینے والوں پر مزید بوجھ بڑھایا گیا ہے۔ سب سے پہلا جو شکار اور جو سب سے کمزور طبقہ ہے وہ تنخواہ دار ہے، اس پہ انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں ٹیکس آف ریٹ کو، سلیبس کو چینج کر دیا ہے، جس سے ان کا ایک 15% کا فرق پڑ رہا ہے ٹیکس پہ۔ جو پچھلے سال اگر کوئی ₹1,00,000، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ₹1,00,000 کماتا تھا تو وہ اگر ₹1,000 ٹیکس دیتا تھا تو وہ اب جو ہے اس کو 15% اور ٹیکس دینا پڑے گا اضافی۔ صدر پاکستان ٹیکس بار نے کہا کہ معیشت کو دستاویز کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان متعدد مرتبہ پہلے ہو چکا ہے، عمل درآمد دیکھنا ہوگا۔ اس بجٹ ڈاکیومنٹ کے ساتھ وہ جو انہوں نے 13 ٹریلین کا جو ٹیکس ریونیو رکھا ہے وہ میرے خیال میں کلیکٹ نہیں ہو پائے گا۔ ان کو ڈاکومنٹیشن کی طرف سے بڑا ایگریسولی جانا پڑے گا، اور جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹیم بھی، ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیے پاسبل نہیں ہے کہ پولیٹیکل کوہینس نہیں ہے۔ کوئی آپس میں ایک، آپ نے کل دیکھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ بجٹ کے لیے آ ہی نہیں رہی تھی۔ پریس کانفرنس میں پاکستان ٹیکس بار کے صدر انور کاشف ممتاز کے ساتھ سینئر نائب صدر زبیر، جنرل سیکرٹری ریحان صدیقی، خزانچی سید وسیم ہاشمی نے شرکت کی۔ کیمرامین عبد الواحد کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21۔ بات کریں گے کینجر جھیل پر پاکستان کا پہلا 500 میگا واٹ کا فلوٹنگ سولر پاور پروجیکٹ گو انرجی اور سن ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کے درمیان معاہدہ ہوا۔ صوبائی وزیر ناصر شاہ بولے فلوٹنگ سولر سے زمین بچے گی۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ بجلی پیدا کرنے کے لیے متبادل ذرائع کی تلاش، سندھ حکومت کو ہے عوام کا خیال۔ کینجر جھیل پر پاکستان کا پہلا 500 میگا واٹ فلوٹنگ سولر پاور پروجیکٹ لگانے کا معاہدہ طے پا گیا۔ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ نجی ہوٹل میں گو انرجی اور سندھ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کے درمیان ہوا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر توانائی سندھ سید ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ آج بڑا دن ہے، دنیا کے چند بڑے فلوٹنگ سولر منصوبے میں سے ایک ہے۔ ایک بڑا دن ہے کہ ہم ایک فلوٹنگ سولر کے لیے جو ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہے گو اور پھر کے الیکٹرک اور سندھ گورنمنٹ کی STGC کا، تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور جس طرح آپ کو بریف کیا گیا کہ یہ 500 میگا واٹ کا دنیا کا سب سے بڑا فلوٹنگ جو ہے وہ ایک پروجیکٹ ہے، اور جس سے اور چیزیں بھی سندھ کے لیے بہتر ہوں گی۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ اس بجٹ میں سولر انرجی سے متعلق 5 ارب کا منصوبہ بھی شامل ہوگا۔ ادروائز جو ہمارے دوسرے پروجیکٹ ہیں جس میں K4 بھی ہے، یا ایک ابھی ہم ہب ڈیم کا سے جو سورس آ رہی ہے اس کو بہتر کرانے کے لیے 5 بلین کا ہمارا ایک پروجیکٹ ابھی جو اس بجٹ میں انشاءاللہ ابھی آئے گا، تو اس سے زیادہ جو بچت ہے وہ یہاں پہ ہو رہی ہے، تو اس سے اس کا بہت زیادہ افادیت ہے۔ سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ آئین کے تحت گیس بجلی کا حق پہلے مقامی لوگوں کا ہے۔ اس وقت تھرکول کے ذریعے ہم سستے یونٹ دے رہے ہیں۔ اس دفعہ بجٹ میں نئی اسکیم نہیں ہے، پرانی اسکیموں کو مکمل کیا جائے۔ کیمرامین احسان امین کے ساتھ میر کیریو، کراچی۔ صوبائی بجٹ سے پہلے عوام پر مہنگائی کے بعد مزید دودھ مزید مہنگا ہو گیا۔ کمشنر کراچی نے ڈیری فارمرز کا مطالبہ تسلیم کر لیا۔ دودھ فی لیٹر 20 روپے مہنگا، دودھ کی نئی قیمت 220 روپے ہو گئی۔ جی ہاں، آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کر رہے ہیں، دودھ مزید مہنگا کر دیا گیا ہے، دودھ مزید مہنگا ہو چکا ہے۔ کمشنر کراچی نے ڈیری فارمرز کا مطالبہ تسلیم کر لیا ہے۔ دودھ فی لیٹر 20 روپے مہنگا، دودھ کی نئی قیمت 220 روپے ہو گئی۔
यहाँ बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक से तंग शहरियों के लिए हुकूमत सिंध का बड़ा इकदाम कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायत की दादरसी के लिए सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी की सरबराही में 6 रुकनी पार्लिमानी कमेटी कायम कर दी गई। महकमा तवानाई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MKM और PTI के मेंबरान हिस्सा होंगे। सिंध असम्बली में कायद हस्ब इख्तलाफ अली खुर्शीदी, रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद शबीर कुरैशी, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद सलीम बलोच और मोहम्मद यूसुफ बलोच को मेंबर बनाया गया है। कमेटी कराची के शहरियों की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायत का अजाला करेगी। मछली के शिकार पर पाबंदी खत्म। वज़ीर आला सिंध ने समुद्र में मछली के शिकार पर आयद पाबंदी 20 जून तक हटा दी है। महकमा माहीगीरी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर आला सिंध वज़ीर आला ने 1 जून से 20 जून तक पाबंदी खत्म कर दी है। मछली के शिकार पर 20 जून से 30 जुलाई तक दोबारा पाबंदी आयद की जाएगी। जून जुलाई के 2 माह हर साल मछली की शिकार पर पाबंदी होती है। चिराग तले अंधेरा। सिंध की ब्यूरोक्रेसी ने अदम दिलचस्पी की इंतहा कर दी। नाकारा सरकारी गाड़ियों का एक और कब्रिस्तान सिंध सेक्रेटरीट के अंदर ही दरियाफ्त हो गया है। बैरिक नंबर को नाकारा गाड़ियों के कबाड़ खाने में तब्दील कर दिया गया। 4 दीवारी के अंदर इस अनोखे कब्रिस्तान की सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने खोज लगा ली। तफसीलात जान लेते हैं साथ नूरियों की इस रिपोर्ट में। कराची में सरकारी खजाने से खरीदी गई अरबों रुपए की गाड़ियों का अनोखा कब्रिस्तान दरियाफ्त। सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने खोज लगा ली। सिंध सेक्रेटरीट बैरक्स हो या DMC जुनूबी का ग्राउंड, हर जगह गाड़ियां तबाहाली का मंजर पेश कर रही हैं। DMC जुनूबी ग्राउंड और सिंध असम्बली के सामने सिंध सेक्रेटरीट की बैरक नंबर 84 के बाद एक और अनोखा गाड़ियों का कब्रिस्तान सिंध सेक्रेटरीट की बैरक नंबर 4 में सामने आ गया। बैरक नंबर 11 के गेट को ताला लगा हुआ है, लेकिन उसके अंदर मुख्तलिफ इक़साम की गाड़ियां मौजूद हैं। सिटी न्यूज़ ने खस्ता अली का शिकार गाड़ियों की खोज लगाई तो 4 दीवारी के अंदर गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई देने लगी। मुख्तलिफ महकमों की गाड़ियां जिसमें मोटरसाइकिलें, बोलान, कल्टस, मेहरान, करोला समेत बेशतर पुराने मॉडल की गाड़ियां भी शामिल हैं। बैरक नंबर 11 में निजी नकारा गाड़ियों को भी डम किया गया है। निजी गाड़ियां अदालत की प्रॉपर्टी हैं या इसका कोई मालिक भी है। बैरक में सूरत-ए-हाल गंभीर है। सिंध की अफसर शाही ने अदम दिलचस्पी की तो इंतहा कर दी। इस तरह खराब गाड़ियों को नीलाम करने के लिए किसी किस्म की कोई ऑक्शन पॉलिसी भी ताहाल नहीं बनाई गई। आज़ाद नेडियो, सिटी 21। बात करेंगे शहर में सबसे बड़ी मंडी की रौनके उरूज पर। नॉर्दर्न बाईपास पर मंडी में शहरियों का अनोखे अंदाज से इस्तकबाल। शहरियों को गोल्डन और सिल्वर मैन का वेलकम। बड़े मियाँ और छोटे मियाँ का खरीदारों को सलाम। सोने और चांदी में ढले गोल्डन और सिल्वर मैन मरकज़ी निगाह बन गए। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखें। मवेशी मंडी में भी आपको सर्कस जैसा फन मिलेगा। नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी में गोल्डन मैन और सिल्वर बॉय मंडी के गेट पर आने वालों का वेलकम करने का नया अंदाज। नौजवानों का कहना है कि वो बोट बेसन से आए हैं और यहाँ जानवर देखने के साथ साथ लोगों को तफरीह भी फराहम करेंगे। बस दुनिया आ रही है, कराची की दुनिया जहाँ जाएगी मैं उनके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाऊँगा। कहाँ से आए हैं? मैं क्लिफ्टन बोट बेसन से। अच्छा, वहाँ पर अपनी ड्यूटी देते हैं आप? अपनी ड्यूटी देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर कितने दिन से आ रहे हैं? आज पहला दिन। आज पहला दिन है जी। और आज हम पहला दिन आए तो आपसे हमारी मुलाकात हो गई। भाई इत्तफाकन है, अल्लाह की मर्जी है। अच्छा, किस तरीके से वेलकम कर रहे हैं आप लोगों का? वेलकम यही कर रहे हैं लोगों को। अपना बैल भी बनाया हुआ है मैंने। अच्छा। सिल्वर बैल। अच्छा। और इस बैल को मैं अपने मंडी के बैल भी दिखाने लाया हूँ कुर्बानी की। अच्छा, ये जो आपने कलर लगाया है ये उतरेगा तो नहीं? मैं चेक कर लूँ। उतर तो नहीं रहा? पानी से उतरेगा। पानी से उतरेगा। अब आपको यानी अगर हमें देखना है कि भाई ये सिल्वर बॉय कैसा दिखता है तो हमें कलर उतारना पड़ेगा पानी से। अच्छा, ये बताओ मंडी आके मजा आ रहा है? दूसरी जानिब हसन स्क्वायर पर कायम आरजी मवेशी मंडी में खूबसूरत बकरे तवज्जो का मरकज बन गए। कहना है कि मंडी में बकरों के मुनासिब रेट मांगे जा रहे हैं। 2-4 दिन पहले यहाँ पर ही आया था, लेकिन यहाँ पर कम थी कंपैरेटिवली कीमतें, लेकिन अभी जब मैं आया हूँ तो काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। इनकी अपनी भी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन होता है। ये अगर आप बोलेंगे डायरेक्ट 65-70 तक आएंगे, फिर उसके बाद एकदम से ये लोग आ जाएंगे 45-50 तक, तो इसका मतलब इनका भी अपना काफ़ी ज़्यादा मार्जिन होता है। तो थोड़ा सा इनको दोनों को ख्याल रखना चाहिए लोगों का। जूं ईद कुर्बान करीब आ रही है, शहर में कायम मंडियों में भी रश बढ़ने लगा है, जहां शहरी सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए मनपसंद जानवर तलाश कर रहे हैं। कैमरामैन हारिस के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21।
ईद उल अज़हा से कबल अंदरूनी मुल्क जाने वाली मुसाफिर बसों के किरायों में मनमाना इजाफा, कहीं 300 तो कहीं 800 रुपये किराया बढ़ा दिया गया। आबाई इलाकों को जाने वाले मुसाफिर किराया सुनकर परेशान हो गए। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में। परदेशियों के लिए घरों को वापसी मुश्किल, बसों के मुंह मांगे किराए वसूल किए जाने लगे। कराची से हैदराबाद का किराया 300 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए का कर दिया गया। सक्कर का किराया 1700 रुपए के बजाय 2500 रुपए वसूल किया जा रहा है। लाड़काना का किराया आज 1600 रुपए और कल से 2000 रुपए वसूल होगा। कराची से सादकाबाद का किराया 3050 रुपए, रावलपिंडी का किराया 6200 रुपए, फैसलाबाद का किराया 5900 रुपए लिया जा रहा है। लाहौर का 6000 और मुल्तान का किराया 3500 रुपए हो गया। ईद अपनों में मनाने वाले कहते हैं कुछ बस मालकान ने किरायों में इजाफा किया है। सबसे पहले तो ये है कि आपकी हुकूमत का जो भी पेट्रोल वगैरह जब बढ़ता है तो फिर इन पे भी एक प्रेशर आता है, तो इस वजह से ये है कि किरायों में भी इजाफा होता है। और जहाँ पे हम जा रहे हैं इंटीरियर सिंध डिग्री का शहर है, वहाँ पे अभी तो किराया फ़िलहाल नहीं बढ़ा है, जैसे कि कल बजट आया है तो अभी तक तो नहीं बढ़ा है, लेकिन ये है कि दूसरे जो काफ़ी मालिकान हैं उन्होंने बढ़ाया भी है। फिलहाल तो इनका इसी रेट पे चल रहा है 1300। हम वहाँ से भी आते हैं यहाँ से भी जाते हैं तो 1300 रेट फिक्स है इनका जो चल रहा है। बस मालकान का कहना है कि गाड़ी वापसी में खाली आती है, जिसके बाइस कुछ बस अड्डों के मालकान किरायों में इजाफा कर देते हैं। हम लोग किराया ईद के दिन भी निजियो मदीना कंपनी है, ये नहीं बढ़ाते हैं। इनका पुराना किराया आम अड्डे वाले किराया बढ़ा देते हैं, गाड़ियाँ वहाँ से खाली आती हैं, यहाँ से खुल जाती हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर मुसाफिरों का रश बढ़ जाने से बस अड्डों पर टिकट नायाब हो गए हैं। कैमरामैन इमरान इक्की के साथ मोहम्मद अम्माद, सिटी 21। और अब कराची की मुख्तलिफ अदालतों में होने वाली समाअतों पर एक नज़र इस रिपोर्ट में। हाई कोर्ट में FIA के साबिक अफसर समेत 3 लापता शहरियों से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत, पुलिस और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने महकमा दाखिला और दीगर से 28 जून को रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन ट्रिब्यूनल PS 105 में मुबैना धांधली केस की समाअत के दौरान GDA के उम्मीदवार इरफानुल्लाह मरवत की दरखास्त पर सईद गनी ने एतराजात लगा दिए। जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल ने फ्रीकैन के दलाइल के बाद मुतफरिक दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। FB एरिया ब्लॉक 19 में मवेशी मंडी ठेकेदार को हरासा करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान अदालत ने प्ले ग्राउंड से फौरी मवेशी मंडी हटाने का हुक्म दे दिया। अदालत का KMC और DC सेंट्रल को अफवान ग्राउंड असल हालत में बहाल करने का हुक्म। ठेकेदार को 7 यौम में एक्शन के पैसे वापस करने की हिदायत। मौचको में छालिया स्मगलिंग में मुलव्वस ट्रक मालिक से बरामद होने वाले 16 लाख रुपयों का मामला। रिश्वत के लिए पेश करदा रकम को हेड कांस्टेबल ने केस प्रॉपर्टी बना दिया। ट्रक का मालिक रिश्वत की रकम की वापसी के लिए अदालत पहुँच गया। सेशन जज सुहेल मशहूरी ने ताजिर की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने तहरीरी फैसले में हेड कांस्टेबल को शाबाशी भी दी। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता होने पर आवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि फी लीटर पेट्रोल 9 और हाई स्पीड डीजल 4 रुपये सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसूनात की कीमतों में रद्द-ओ-बदल की तजवीज़। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता होने पर पेट्रोलियम मसूनात में कमी की तजवीज़ भेज दी गई। ज़राए का कहना है कि 1 लीटर पेट्रोल 9 रुपये सस्ता करने की तजवीज़ है। मंजूरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 268 रुपये 36 पैसे से घटकर 259 रुपये 8 पैसे हो जाएगी। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 4 रुपये सस्ता करने की तजवीज़ है, जो मंजूरी के बाद 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 270 रुपये 22 पैसे से घटकर 266 रुपये 20 पैसे हो जाएगी। ज़राए के मुताबिक 1 लीटर मिट्टी का तेल 2 रुपये सस्ता करने की तजवीज़ है, जबकि फ़ी लीटर लाइट स्पीड डीजल भी 4 रुपये कमी की तजवीज़ दी गई है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसूनात की कीमतों का ऐलान 15 जून की रात को किया जाएगा। पेट्रोलियम मसूनात की कीमतों में अमल दरामद अगले 15 रोज़ के लिए होगा। अशरफ खान, सिटी 21। और इसी के साथ न्यूज़ टुडे से फिल वक्त इतना ही।